Hello student, welcome to chemistry class. Student, we are studying surface chemistry, and in surface chemistry we are studying colloidal state. And in colloidal state our topic is continue preparation of colloids. In preparation of colloids we have completed mechanical methods, or you can say dispersion method. In dispersion method we studied the first the mechanical, then electrodisintegration, then peptidization. In peptidization we will see here the some example. Example first, I have told you that in case of peptidization, as you know that in lyophobic colloids, dispersion medium and dispersion medium and disperse phase have very poor interaction. So therefore they cannot dissolve in itself. For making the solution of lyophobic colloid, we add some amount of electrolyte that cause dissolution of disperse phase into dispersion medium. ओके, पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि हमने पढ़ा कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में बहुत जो है कि कम इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से वो कभी आपस में मिल नहीं पाते हैं। अब अगर उन्हें हमें मिलाना है तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट जो है कि उसे डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा, कोलाइडल रेंज में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को लाएगा और इंटरेक्शन डेवलप करेगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में, जिससे कि सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि जैसे कि अगर मिल्क का एग्जांपल ले लिया जाए, मिल्क क्या है, इमल्सन है। मिल्क क्या है, इमल्सन है। अब उसके अंदर फैट और आयरन मेन सोल्यूशन है। हमारा जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम है और जो फैट है वो डिस्पर्स फेज है। अब फैट वाटर में मिल नहीं सकता, तो मिल्क में हम जानते हैं केसीन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। वो केसीन प्रोटीन क्या करती है कि जो फैट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कोलाइडल स्टेट में लाती है और एक जो है कि कोलाइडल स्टेट में लाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है और एक बाउंड्री बना देती है, जिससे कि ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स आपस में मिल नहीं पाते हैं और कोलाइडल स्टेट में पड़े रहते हैं। उनको और भी स्टेबल बनाने के लिए जो लैक्टोज शुगर पाई जाती है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी एक थर्ड पार्टिकल्स या थर्ड एक्सटर्नल पार्टिकल ऐड करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरेक्शन पैदा करते हैं किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने मिल्क ले लिया। मिल्क क्या है, इमल्सन है। इमल्सन, और इमल्सन क्या होता है, लिक्विड ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है, फेज वो क्या है, फैट।
और डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। अभी फैट और वाटर नहीं मिल पाएंगे, तो जो हेल्प करेगा पेप्टाइजिंग एजेंट वो क्या है? वो है केसीन प्रोटीन। और प्रोटेक्टिंग एजेंट क्या है? वो है लैक्टोज शुगर। तो मिल्क में ये 4 चीजें होती है, फैट, वाटर, केसिन, प्रोटीन और लैक्टोज शुगर। केसिन प्रोटीन वाटर और फैट को मिक्स करने में मदद करती है। अब वो जो फैटी पार्टिकल्स कोलाइडल फॉर्म में आए हैं फिर से बिगड़ ना जाए, वापस फैट आपस में मिल ना जाए, उसके लिए लैक्टोज शुगर है। तब जाकर के मिल्क क्या होता है, बनके तैयार हो जाता है। ठीक है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम कोलेडियन का। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज या सेलुलोज नाइट्रेट। पेप्टाइज्ड बाय एथिल अल्कोहल। ठीक है। कोलाइडियन हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिंथेटिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, बनानी होती है, तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम कोलेडियन में डिप कर देते हैं। अब ये कोलेडियन जो होता है वो सेलुलोज नाइट्रेट सोल्यूशन का बना होता है, जिसको वो सोल्यूशन के फॉर्म में बना रहे पेप्टाइज करने के लिए यहाँ पे एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। ठीक है, नोट डाउन। ओके, तो यहाँ पे ये कोलेडियन जिसका यूज हम लोग फिल्टर पेपर बनाने में करते हैं। वैसे तो नाइट्रोसेल्यूलोज से बहुत खतरनाक चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हमें पेप्टाइजिंग एजेंट डालना होता है वो क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम इसके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है, तो पेप्टाइजेशन को थोड़ा सा इलैबोरेट कर देना जरूरी है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate of ferric hydroxide FeOH whole thrice can be easily dissolved
in colloidal solution of ferric hydroxide in presence of फेरिक क्लोराइड। ओके, तो फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड क्या काम करता है, FeCl3 act as पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट। इसी तरह से हमारे ब्लड को क्लॉट, बॉडी के अंदर क्लॉट होने से रोकने वाला जो होता है वो क्या होता है, हिपायरिन, वो भी एक पेप्टाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए पेप्टाइजिंग एजेंट के। अब हम लोग नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, that is the condensation method. Okay, that is condensation method. कंडेंसेशन मेथड में होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग कोई सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसे हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में लाना है, तो हम डिफरेंट मेथड से रिएक्शन करा करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कोलाइडल स्टेट में आ जाता है। जो भी पार्टिकल्स हैं, रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, उनको कोलाइडल स्टेट में लाया जाता है केमिकल रिएक्शन से। क्या किया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है बाय द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, डिस्पर्शन में। इसको हम बाय द एग्जांपल लिख सकते हैं। पहला है बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से बताते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो। मेन जैसा ये वर्ड बता रहा है कंडेंसेशन, कंडेंस होना है। कंडेंस होना है मतलब कि पार्टिकल्स को सॉल्यूशन के स्टेट में आ जाना है, ना कि प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाना है या ऊपर रह जाना है। अब उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला तो जैसे हमारा केमिकल रिएक्शन मेथड हो गया, फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट हो गया, फिर उसके बाद एक्सेसिव कूलिंग हो गया, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑन कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन करके भी हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो बाय केमिकल रिएक्शन क्या है, पहला हमारा डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। अब जैसा नाम सजेस्ट करता है तो बहुत आसान है, डबल डिकम्पोजिशन। अब डबल डिकम्पोजिशन होगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो डिफरेंट कंपाउंड लेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और उनका एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे कि हम ऑरिक AuO3 ऑरिक ऑक्साइड है, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा देते हैं। किससे कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो क्या बनाएगा, ये ऑरिक सल्फाइड बना देगा, ये सॉल्ट के रूप में, और प्लस यहाँ पे 3H2O बन जाएगा। ओके,
3H2O बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है, ये यहाँ गया है और ये यहाँ आया है, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारा है बी, ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या है, जैसे फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड से फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें जो है कि सॉल्यूशन बना लेंगे। तो यहाँ बनेगा FeOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। तो ये हमारा सॉल्व बन गया, ये हमारा सॉल्व बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो ये हमने ऑक्सीडेशन मेथड से देख लिया कि फेरिक क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, ये हॉट वाटर होता है, तो यहाँ से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बन जाएगा और ये हमारा 3HCl बन जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारा है रिडक्शन। रिडक्शन मेथड से हम लोग गोल्ड सॉल्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गोल्ड सॉल्व। गोल्ड, कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल गोल्ड का यूज क्रीम वगैरह में करते हैं, known as purple of Cassius. Purple of Cassius. Purple of Cassius is prepared by reduction with it is prepared by reduction of auric chloride AuCl3 by SnCl2. Here we'll take AuCl3, then SnCl2. Here it will become 2 AU plus 2 SnCl4. It is the gold salt. Okay. Note down. If reaction is balanced or not, check it here. If you have 3 then 3. ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है रिडक्शन के थ्रू गोल्ड सॉल्व को बना लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। बाई केमिकल मेथड हमने देख लिया, अब एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से देखेंगे क्या होता है।
एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस होते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, बट दूसरे सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो जिस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हैं उसके सॉल्यूशन को उठा करके अगर उस सॉल्वेंट के अंदर डाल दें जिसके अंदर इनसॉल्युबल है, तो वो सॉल्यूशन से निकल करके बाहर इनसॉल्युबल में आ जाएंगे और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे कि सल्फर क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। अब उसके सॉल्यूशन को उठा करके हम वाटर में डाल दें तो वहां से कुछ सल्फर जो है कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में सॉल्यूशन वाटर में आ जाएगा और इस तरह से सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन मेथड है, सॉरी एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सम सब्सटेंस आर soluble in one solvent but insoluble in another, and when their solution is added in other solvent, then it make a colloidal solution, a colloidal solution। ओके, अब एग्जांपल से देखते हैं तो बात समझ आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है इस थ्योरी को रटना, बस हमें चीज़ें समझना है। अब रटने की जो कंडीशन थी उसको भूलना पड़ेगा, हमें समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज soluble in CH2 carbon sulfide and insoluble soluble in water, and when solution of CH2 sulfur in CH2 is added in water, then sulfur come into water and make a colloidal solution। ओके, तो एग्जाम्पल बेटर है समझना कि सल्फर जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। जब कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर के सॉल्यूशन को उठा करके वाटर में ऐड कर दिया जाता है तो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड से निकल करके वाटर में आ जाता है और ये एक्सचेंज हो जाता है और एक नया कोलाइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाता है। ये था हमारा एग्जाम्पल।
इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, समझ गए हैं तो नोट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, हैव यू नोटेड दिस? ओके, नोट्स हम देते चल रहे हैं इसलिए कि आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत ना समझ में आए। अगर कहीं ना मिले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाय एक्सेसिव कूलिंग, अब हमें अगर आइस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, क्या करना है? इफ we have to make a colloidal solution of ice in another solvent, then there is only one way, that is the excessive cooling. Let's see how it work. तो colloidal solution of ice in organic solvent like chloroform or ether can be prepared by excessive cooling of water in such solvent। ठीक है, तो अगर हमें आइस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो सिंपल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म या ईथर में बनाना है तो हम वाटर को इन सॉल्वेंट के अंदर ले करके एक्सेसिव कूलिंग कर देंगे तो ये बन के तैयार हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड है यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने का, वो कैथोड पे रिडक्शन कर। तो बाय कैथोडिक रिडक्शन, कैथोडिक रिडक्शन, when a salt of lead is electrolyzed and then a colloidal solution of lead is formed at cathode। तो रिडक्शन से हम जो लीड साल्ट है, लीड साल्ट का अगर रिडक्शन कर देंगे तो रिडक्शन से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन के सारे मेथड कंप्लीट कर लिए, जिसमें से आज हम लोगों ने पेप्टाइजेशन भी देखा, कंडेंसेशन मेथड में हम लोगों ने डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग और कैथोडिक रिडक्शन से भी हमने इसको देख लिया। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कि हमने जब सॉल्यूशन बना लिया तो जो सॉल्यूशन बनते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, अब उनका प्यूरिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ
कोलाइड, जिसके अंदर हम देखेंगे किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन को हम कितनी तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं, एक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड और एक हमारा बचा हुआ है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। बस इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। थैंक यू।